नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ आपका लीगल चैनल में स्वागत करता हूं। आज Q&A सेशन है। आज आपके सवाल लिए जाएंगे जो आप मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए। और आज संडे है तो आज Q&A के लिए स्पेशली एक सीरीज बना रखी है मैंने, जो कि मैं हर बार इसका संडे को ही जवाब देता हूं। हफ्ते भर जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं उसके बारे में। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये चैनल आपको लीगली मदद करने में, आगे बढ़ने में, अपने केसेस जीतने में सहयोग करता है। और इसी तरह के बहुत सारे तरीके भी हमने इजाद किए हुए हैं जिनमें लीगल की पेड सर्विसेज भी हैं। और अगर आपको बहुत इंस्टेंट कोई अगर रिएक्शन चाहिए, इंस्टेंट आपको कोई फ़ायदा चाहिए, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर अपना मैसेज भेजिए, कॉल मत कीजिएगा, वहाँ मैसेज में ही जवाब मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट लीजिए, पेड सर्विस है, पेमेंट करने के बाद आपको इसका पूरा जवाब मिलेगा 15 मिनट के लिए। लीगल सर्विसेज जो लोग अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए बनाई गई है, या फिर जो अपनी केस पे पूरी पकड़ और नज़र रखना चाहते हैं मजबूती से, उनके लिए है। इसके बारे में भी जानना है तो व्हाट्सएप नंबर ही आप यूज़ कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी वहाँ पे सारी जानकारी दे पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके लीगल सर्विसेज के बारे में ना पूछिए, ये मेरा निवेदन है। आज का मैं सवाल लेता हूँ दोस्तों। आज का सवाल इस तरह से है। राम भटनागर एडवोकेट ही हैं ये, शायद इन्होंने अपना नाम इसी तरह से लिखा है। एक झूठी कहानी गढ़कर पत्नी द्वारा 498A, 323, 504, 506, 307 IPC और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 4/5 इन पर लगाया है झूठी निराधार कंप्लेंट का लड़की ने अपने मायके में जाकर अपने पति सास व अलग रह रहे नंदोई के विरुद्ध करवाई है। तो हाँ, झूठी निराधार हो सकती है। और 323, 504 कराई है। तो आपने अगर इसमें ये मेंशन कर दिया होता कि अगर कुछ गैप है तो मैं आपको और ज़्यादा फायदे में बात समझा सकता था, पर मैं अब आपकी कंडीशंस पे समझा पाऊंगा। हाँ, पति सास के खिलाफ अगर कोई गलत कंप्लेन किया और उसके कोई एविडेंसेस वो नहीं दे रही है तो आप केस को डायरेक्ट FIR के ही ग्राउंड पर क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको सपोर्ट करेगा आपके ननद नंदोई के अलग रहने से। सास का भी आपने लिखा है कि पति व सास के खिलाफ भी लगाया है, तो वहां पर आपको एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे। तो 3-4 कॉन्ट्राडिक्शन अभी दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। उसके अलावा इन्होंने 12 DV एक्ट के बारे में भी लिखा है कि पति सास व नंदोई को पार्टी बनाया है। हाँ, तो वो बनाती हैं, ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो DV में भी आजकल ये ऑप्शन चलने लग गया है कि पहली बात तो महिला रिश्तेदारों पर अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई है कि डायरेक्ट बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी लड़की किसी भी तरह का केस नहीं लगा सकती अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं दे पा रही है, या किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन में, जांच में कोई भी गलती उनकी नहीं पाई गई है, तो उनको पार्टी ना बनाया जाए, उनको एग्जम्पशन पे रखा जाए। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि रिश्तेदारों को भी, दूर के रिश्तेदारों को भी पार्टी ना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है, और उनको कोर्ट में भी नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उनके खिलाफ लड़की कोई प्रॉपर एविडेंस ना दे दे, या प्रॉपर उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत खड़ा ना कर दे जिससे कि कार्रवाई की जा सकती हो। तो ये चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, 125 CRPC के अंतर्गत उन्हें पैसा भी चाहिए, वो तो मांगते हैं। जब झूठा केस किया है तो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। इस आचरण से लड़की और लड़की के घर वालों पर काउंटर क्लियर लूटपाट और ब्लैकमेलिंग का है। कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकती है? कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है, आप 482 में जाएं, उसको वहाँ क्वैश कराएं। आपका DV भी क्वैश होने की पोजीशन पे है, क्योंकि मैं नई सूचना बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पेशल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, और काफ़ी अब तो हाई कोर्ट्स ने भी जारी कर दी है कि DV को क्वैश किया जा सकता है। तो आप DV क्वैश करा सकते हैं, और साथ में अलग से आपके जो बहनों ही हैं उनके थ्रू से एक काउंटर केस लगवा दीजिए कि मैनिपुलेटिव एविडेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो उसमें आप उनको साजिश के तहत आप उन पे 2-3 सेक्शन बनते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने वकील से पूछ लीजिएगा। मगर ये अगर इस तरह से आप केस बता रहे हैं तो ये क्वैशेबल है, और इसके अंदर ज़्यादा रिलीफ आपको हाई कोर्ट से मिलेगी। लोअर कोर्ट में आप इसको लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर ये चीज़ बढ़ जाती है। शिखा व्लॉग ने मुझे फिर एक बार टेक्स्ट किया है, और अब की बार मुझे मजबूरन इनका ये लेना पड़ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा तकलीफ की बात कही है। और मैं जब आगे अपनी बात कहने जा रहा हूँ इनके क्वेश्चन पे, तो उससे पहले समझा दूँ कि ये चैनल कहीं भी जेंडर बायस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे भी मजबूर करते हैं NCRP के डेटा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ही सर्वे एजेंसी है, जो कि बताती है कि हर साल पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली 98-99% 498 DV और 95% रेप के केसेस झूठे हैं, केस हारी हैं लड़कियां। तो इस वजह से मुझे ये मुहिम ज़्यादातर
लड़कों को गाइड करने के लिए चलानी पड़ रही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं को जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनकी मदद नहीं करता। मैं गलत पुरुषों के खिलाफ जरूर हूं जो अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं, कायरता का परिचय देते हैं, पर उनके खिलाफ नहीं हूं जिन्हें झूठे केसेस में फंसाया गया छोटे मोटे घरेलू विवादों के लिए। उनका मैं पूर्ण जोर समर्थन करता हूं और दम लगा के समर्थन करता हूं। फिर भी मैं इनको गाइड करूंगा क्योंकि इन्होंने अपनी आज दर्दनाक स्थिति लिखी है जो पिछले वाले इन्होंने मैसेज में नहीं गई थी। तब इन्होंने कंप्लेन की थी, बुराई की थी कि आप लड़कों का साथ क्यों देते हैं सर। और जहां वाइफ कुछ नहीं मांगती, ऊपर से मार पिटाई ना किया, ऊपर से पुलिस वाले मारपीट पति ने किया, ऊपर से पुलिस वाला पति और ससुराल वालों से पैसा कहाँ खाका खिला के, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। प्रताड़ित महिला है, उसको परेशान करता है, तो खून से धारा, कौन सी धारा पर हम लोग लड़ सकते हैं। देखिए धाराएं बहुत हैं, सेक्शंस बहुत हैं। आप अपने वकील से, कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो आपको बता भी देंगे। मैंने आपके रिप्लाई में भी कुछ चीजें लिखी थी, उन पे गौर कीजिएगा। अब ऑल इज वेल भार्गव, अरे सिर्फ पति का ही नाम है 498 में, 4 साल मायके में रहने के बाद पुलिस से मिलकर केस कर दिया, क्या करें। ये मैं पिछली बार भी ले चुका हूं इनका, फिर मैंने इन्होंने फिर अपना कुछ जवाब आगे बढ़ाया है। देखिए भार्गव जी, ऐसा है, अगर पति का ही नाम है 498 में और 4 साल से मायके में रहने के बाद पुलिस से मिलकर केस कर दिया है, तो पहली बात तो डिलेइंग ऑफ 498 का अब एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन दे दिया है कि 6 महीने से भी डिले अगर हो गया है 498 लगाने, तो उसको जज जो है वो बकायदा कंसिडर करेगा इस तरह से कि क्या ये केस बनता भी है या नहीं। और इसमें मैं पहले भी बहुत फेमस जजमेंट है जो मेरे बार बार नीचे कमेंट सेक्शन में भी आता है, जो महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस श्याम सुंदर वाला जो जजमेंट है, उसको आप यूज कीजिए कि जज के सामने क्वेश्चन कीजिए, क्या अकॉर्डिंग टू लॉ ये बनता भी है, ये केस बनता भी है हम पे। दूसरी चीज, 4 साल अगर वो आपसे दूर रही है, तो अगर आप उसको लाना चाहते हैं तब तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा कीजिए, तब तो आप सेक्शन 9 लगाइए। मगर अगर आप नहीं लाना चाहते हैं और आप लोगों में नहीं बन रही है और स्थितियां खराब हो रही हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि डिसर्शन के पॉइंट पर, क्रूअल्टी के ग्राउंड के आधार पर, और झूठे केस को भी क्रूअल्टी बनाकर, और इतने टाइम आपसे दूर रही, ऐसी 3-4 क्रूअल्टीज को आधार बनाकर आप आराम से डाइवोर्स डाल दीजिए। आपको डाइवोर्स बहुत जल्दी देगा कोर्ट। अजय कुमार ने लिखा है कि 498 मैंने जीता, डाइवोर्स केस मैंने जीता क्रूरता के आधार पर, फिर भी मुझसे इन्होंने कुछ गलत यूज किया है, गुजारा भत्ता देने का दबाव दिया जा रहा है फैमिली कोर्ट द्वारा। देखिए अजय कुमार, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने क्रूअल्टी के ग्राउंड पे, स्पेशली फॉल्स 498 अगर आपने साबित कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट और कितने ही हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, ढूंढिए जाके, मिल जाएंगे आपको। उन जजमेंट्स के आधार पर साफ उनमें कई बार ये डिसीजन आ चुका है कि अगर फॉल्स 498 किया है और आपके ऊपर क्रूअल्टी हुई है, तो उस आधार पर नो मेंटेनेंस का ऑप्शन है। खुद ये चीज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में भी है, तो इस पे फोकस कीजिए। उमेश मीना ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, सर 498 क्रैश नहीं होता, क्रैश होता है उमेश जी, करने के लिए हाई कोर्ट कब जाया जाए? कभी भी जाया जा सकता है। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका केस किस हद तक झूठा है। अगर आप एफआईआर के बेस पे भी जाना चाहते हैं, चार्जशीट के बेस पे भी जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। इस संदर्भ में आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए। मैंने शुरुआती वीडियोस इसीलिए बनाए हैं कि चार्जशीट के आधार पर भी आप क्वैश करा सकते हैं, और भी कई तरीके हैं जिनके आधार पर आप क्वैश करा सकते हैं। क्वैशिंग कभी भी कराई जा सकती है, चलते केस में भी और केस शुरू होने से पहले भी, बशर्ते कि आपके पास हर चीज का ठोस एविडेंस और आधार हो और कॉन्ट्राडिक्शन सामने वाली पार्टी का आप निकाल सकते हो। प्रेम शुक्ला जी ने पूछा है, सर अगर मेरी वाइफ कोर्ट में केस करती है कि हम लोगों ने दहेज दिया है 10 लाख, तो क्या उसके अगेंस्ट केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, DP3 आप लगा सकते हैं, क्योंकि दहेज देना भी अपराध है, लेना तो अपराध है ही। अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं कि मैंने लिया है, तो उनके साथ आप भी जेल जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमने लिया भी नहीं और हमारे पास 10 लाख रुपए है नहीं, बस इन्होंने ऐसे दावा ठोक दिया, तो कॉन्स्पिरेसी करने में, झूठे दावे पेश करने में और साथ में दहेज देने के अपराध में, ये 3 जो है अपराध इन्होंने किए हैं, तो उस आधार पर आप इन्हें जेल भेज सकते हैं आसानी से। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, बशर्ते कि आप अपना केस खुद डिफेंड करें, प्रॉपर्ली अपने केस की प्रिपरेशन करें और अपने वकील को गाइड करें। धीरज मनवर ने कुछ लंबा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों का टाइम लगेगा, मगर सीखने की वाली बात है कि आप लोग ये जब देखेंगे तो ये बहुत सारे वीडियोस का एक कंटेंट बन जाता है, एक अकेला कंटेंट ही। सर मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला वीडियो देखा, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठा 498A केसेस और 377 किया हुआ है, पति के ऊपर
कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशली कह दिया गया है 377-76 बिना प्रूफ के पत्नी नहीं लगा सकती, और अगर आपसे दूर रही है या कुछ दिन मायके जाके रही है और 377 लगा रही है तो नहीं हो सकता। और 498A में भी अगर आपकी गैप है, तो मैंने अभी 2 जनों का जिनका 498A में जवाब दिया, ये उनके लिए भी है कि 498A में कंटिन्यूस ऑफेंस होना जरूरी है। अगर आपकी पत्नी 4 साल, जैसे एक श्रीमान ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 4 साल रही है, तो 498A लगाना बहुत मुश्किल है। इसको इस ऑप्शन पे आप लड़ सकते हैं कि कंटिन्यूस ऑफेंस नहीं था, 4 साल तक रही है, मैंने कौन सी क्रूअल्टी कर दी, अपने मायके में पत्नी रही। उसने एफआईआर में लिखा है कि मेरे ऑप्शंस फोटोग्राफ लेके मुझे धमकाया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस आपका मोबाइल जब्त नहीं कर सकती दोस्तों, किसी भी सूरत में। आप कोर्ट में बकायदा इसकी एप्लीकेशन लगा दीजिए, आपसे मोबाइल नहीं लिया जा सकता। हाँ, जांच के लिए आपके एक बार मोबाइल को चेक किया जा सकता है, पर उसके लिए भी आपकी पत्नी को ये प्रूफ देने पड़ेंगे कि मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पे या किसी पॉर्न साइट पर आपने उसके वीडियो या फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए, तो वो एविडेंस उसने दिखाए, तब आपका फोन जब्त किया जा सकता है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से। तो ये अगर डायरेक्ट ऐसा कर रही है पुलिस तो इलीगल है। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि अगर नहीं है तो फिर आप अपील कर सकते हैं। हमें हाई कोर्ट से बेल भी मिल गई है और 482 में स्टे ऑर्डर भी पास हो गया है, तो ये तो चलते हुई प्रक्रिया है, तो इनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस मत रखिए कि इससे कोई सीधा रिलीफ आपको मिल जाएगा। उससे रिप्लाई में वाइफ ने फिर से हमारे ऊपर झूठा डीवी केस किया है, तो क्वैश करा दीजिए, क्वैश करा दीजिए। अगर आपको लगता है झूठा है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, गलत तरीके से पेश किए गए हैं, आप उन्हें साबित कर सकते हैं, तो क्वैश करा दीजिए। अदरवाइज आप थोड़ा तेज लड़ लीजिए डीवी। मैंने वाइफ को ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल जब्ती से पहले ही पेन ड्राइव में सेव किए हैं, तो क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ? डीवी में बिल्कुल कर सकते हैं, और अपना मोबाइल भी वापस लीजिए पुलिस से। एक स्पेशल एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ लगानी पड़ेगी, वो कोर्ट से ऑर्डर जाएगा, तो पुलिस वाले आपके मोबाइल को वापस दे देंगे। जब उसमें कुछ एविडेंस है ही नहीं, तो जबरदस्ती क्यों जब्त कर रखा है, मांगिए। काइंडली सजेस्ट, ठीक है मैंने बता दिया, और ये ही सब किया जा सकता है जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है। इमरान खान कहते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मुझे मेरे पापा और भाई को छोड़कर अलग रहने को कहा, मैं नहीं मान रहा था, तो उन लोगों ने मेरे पापा के साथ मार पिटाई की और घर का रुपया और जेवर लेकर चले गए, क्या उन लोगों को सजा मिल सकती है? अरे भैया मिल सकती है सजा, पर उस वक्त क्या कर रहे थे आप? इतने दिन तक बैठे क्यों रहे? आप हाथों हाथ एफआईआर लिखवाते, और बाकायदा मार पिटाई की कंप्लेन अगर आपने कराई तो उसे यूज कीजिए, कोर्ट में जाके 156(3) में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए और बुलाइए उनको, काउंटर केस का एक ऑप्शन बनता है। अगर आपने अब तक डिले कर दिया एफआईआर में या किसी भी तरीके की कंप्लेन के अंदर, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डिलेइंग ऑफ एफआईआर, डिलेइंग ऑफ कंप्लेन जो है वो थोड़ा सा कोर्ट कंसिडर नहीं करता है। सुमित द डेली वॉक्स ने भी कहा है कि राहुल सर मेरे दुविधा का अंत कर दें, मैं किसी दुविधा का अंत करने के लिए कोई चमत्कारी ख्वाबा नहीं हूँ, बबूत लो बच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस है, लीगल में प्रोसेस होता है। ये कई लोग मुझे मैसेज में लिखते हैं जल्दी से कैसे केस खत्म हो, क्या किया जा सकता है। मैं कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाता भाई, मैं जो करता हूँ ये है कि मैं उसको टेक्निक को पकड़ता हूँ, हर इंडिविजुअल केस का एक ट्रीटमेंट सेट करता हूँ, पर वो तभी है जब आप मुझसे पर्सनली गाइडलाइन लेते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस में, वन लाइनर्स में मैं आपको बहुत थोड़ा सा संतुष्ट कर सकता हूँ, जो आपके खुश रहने के लिए काफ़ी है। जैसा कि मेरे पे और परिवार और रिश्तेदारों पे झूठे केस लगाए गए हैं, जबकि केस जब तक हुआ मेरी शादी के 8 साल हो गए थे। हाँ बिल्कुल सही है, आपने जो आगे पूछा है कि, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाँ ये बिल्कुल सही गाइडलाइंस है कि 7 साल के बाद दहेज उत्पीड़न से संबंधित केस नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके एक दोस्त को समझाया है, आप भी समझ लीजिए कि डिलेइंग ऑफ 498A अपने आप में एक क्राइम है लड़की के द्वारा आप पे किया हुआ, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूस ऑफेंस यानी लगातार क्रूरता होना जरूरी है। और लड़की जब आपसे इतने टाइम वैसे भी अगर आपके साथ रह ली है, तो इसका मतलब आपने सहज जिंदगी जी ली है और इसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और वैसे भी 498A का केस अब कोर्ट जल्दी से मानता नहीं है। और मुझे मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली में पहले झूठी रिपोर्ट को दर्ज कराने से मना कर दिया गया था, फिर राजनीतिक दबाव से रिपोर्ट लिखी गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिपोर्ट लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि झूठी 354 भी लगाई गई है, लगाने दीजिए ना। ये जितने भी 376, 54 और ये लगाते हैं 370, ये आप पे प्रेशर बनाने के लिए होता है कि आप दबाव में आ जाएं, थाने में सरेंडर कर दें और जल्दी से जल्दी एलिमनी का पैसा, जो कोर्ट केस ये लोग नहीं लड़ना चाहते, तो उसका फायदा है। अगर आप थोड़ा अड़िग होकर खड़े हो जाएं और कहें कि आ जाइए कोर्ट में देख लेंगे, तो पहली बात तो चार्जशीट में आपके 376 और 77 नहीं लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, 376, 77 और 354 लगते ही लड़के भगते हैं वकीलों की बातों में आके। और कुछ समझदार लोग भी यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे को, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, वहां पर ये राय देने लगते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। आत्महत्या है, इन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल
मिल लेना आत्महत्या है। बैठे रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि रेप का भी बकायदा मेडिकल मुआयना होना जरूरी है। जैसे हमारे डीवी के अंदर एमएलसी होनी जरूरी है, वैसे है। एफआईआर लिख लेना अलग बात है, केस हो जाना अलग बात है, पर उसके बिहाफ पर जेल होना नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जुडिशरी का सिस्टम ये कहता है कि एक बेकसूर को बचाने के लिए, एक बेकसूर को बचाने के लिए कई गुनाहगार, 100 गुनाहगार भी अगर छोड़ दिए जाएं तो ये जायज है हमारे यहाँ न्याय प्रणाली के अंदर। यानी कि एक आदमी जिसको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जिसको वहां पर प्रतिवादी बनाया गया है, उस व्यक्ति पर जिस पर आरोप लगाया गया है, उसको बचने का पूरा पूरा मौका देती है हमारी न्याय प्रणाली। ऐसे जेल नहीं डालती है। तो वकीलों के और पुलिस वालों के बनाए हुए शकूफ हैं, थोड़ा संभल जाइए, अवेयर रहिए। कुछ नहीं होता 376, 70 और 54 लगने में। और शायद कुछ लोग जो इस मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से कुछ लाभार्थी भी हैं जिनको मैंने ये गाइडलाइन दी और उन पे नहीं लगी 376, 54, और उनको आज बहुत फायदा हो रहा है। ना तो उनका 1 रुपया खर्च होने दिया मैंने, और ना एंटीसिपेटरी लेनी दी, और रेगुलर बेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बात तो चार्जशीट में हिम्मत ही नहीं होती आयोग की, बल्कि आप रेगुलर बेल की जगह एंटीसिपेटरी बेल लेके वो चार्ज इनडायरेक्टली अपने ऊपर लगवा लेते हैं, क्योंकि फिर चार्जशीट फ्रेम होती है उनके साथ आपके एंटीसिपेटरी लगने के बाद। पर रेगुलर बेल के लिए अगर आप जाएंगे तो पहली बात तो आयोग की हिम्मत ही नहीं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के और बिना मेडिकल रिपोर्ट के आप पे 370, 70 और 54 लगा दे। और अगर लगा भी दिए तो कोई बात नहीं, डिफेंड करेंगे। पर रेगुलर बेल पे जाइए, एंटीसिपेटरी की जरूरत ही नहीं है आपको। पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, धमकाती है, डराती है, कुछ नहीं होता। मेरा स्टे है और इस महामारी के चलते कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बहुत हैरेसमेंट हुआ है हमारी जानकारी के अभाव में। कोई बात नहीं, अब जानकारी मिली है, टच में रहिए, कोशिश कीजिए कि मैं तो फिर बार बार कहता हूं कि आप लोगों को चाहे कुछ भी लगता हो, पर मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आपको एक सेंट्रल माइंडेड स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, यानी कि आपको प्रॉपर ये नहीं पता कब कौन सा स्टेप लेना है, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। और लीगल की सर्विसेज इसी तरह का बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराती है। इस शॉर्टेज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। सर नमस्ते, अगर कोई लड़की 2 साल से शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप में रहेगी और बाद में शादी से मना किया, ऐसा झूठा रेप केस करती है, वहां उसकी उम्र 17 साल 9 महीने बताती है, उस झूठे पॉस्को रेप केस से कैसे बचें? देखिए दीपक, वैसे तो मेरा बहुत दिल था कि मैं बहुत डिटेल में आपको सारी बात बताऊं, पर मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो की एक लिमिटेशन होती है, तो मैं आपको कम से कम में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं जो युवा लड़कियों को, यानी कि जो टीनेजर लड़कियां हैं, उनको फंसाकर और झांसा देकर उनका यौन शोषण करते हैं, उनको प्रेम पाश में फंसाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, परंतु ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जहां जब लिखा गया कि झूठा केस कर रहे हैं रेप का, तो इसके पीछे बहुत गलत इंटेंशन है। अभी मैंने मेरे ही शहर में एक 19 साल के लड़के को बचाया है। लड़की ने उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी उसको रेप के केस में, झूठे रेप के केस में फंसाने की कोशिश की। हमें 20 दिन के अंदर सारा सेटलमेंट करना पड़ा। लड़की वाले 20 लाख रुपए मांग रहे थे। मैंने उसी वक्त उनको कहा स्थिर रहिए, कुछ नहीं होगा। लड़के को जल्दीबाजी में जेल भी हो गई थी, पर कुछ दिन बाद पुलिस वालों को उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई झूठे 376 और 77 के अंदर कोई चार्ज बना ही नहीं पाती पुलिस, बस वहाँ हैरेसमेंट करती है। लड़का दबाव में नहीं आया, बाहर आ गया, छोड़ना पड़ा पुलिस को मजबूरी में, जब घर वालों ने पूरी तरह से प्रेशर बना दिया। उसके बाद समस्या ये हुई कि बाद में हमारी तरफ से यही कहलवाया गया कि आप लड़की वालों को ये बोल दीजिए कि 11-21 हज़ार रुपए हम दे देंगे, 11-21 हज़ार रुपए हम दे देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसकी शादी शगुन के लिए। क्योंकि ये झूठे केस लगाने वाली लड़कियों की एक मजबूरी होती है कि उनको भी उनकी बदनामी का डर होता है। अगर आपने केस लड़ा और इसकी अखबारबाजी करवा दी कि लड़की ने झूठा केस आप पे कराया, तो पूरी तरह से वो परेशान हो जाएगी। और फिर हमारे जैसे कई लोग हैं जो आपके समर्थन में भी उतर सकते हैं। और भाइयों, एक दूसरे का साथ दीजिए ऐसे झूठे केसेस करने वाले में। तो इसके अंदर लड़की कह रही है कि उसकी उम्र 17 महीने है। अगर आप 17 साल और 9 महीने, तो अगर ऐसा वो झूठ बोल रही है और आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपको उसकी एज अगर झूठी है, उसने लिखवाई है, तो उसको साबित कर दीजिए। पॉस्को नहीं लगेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिसपे बहुत हल्ला कटा मचा था उस वक्त जब ये नई गाइडलाइंस आई थी कि 16 साल की उम्र में वयस्क मान लिया जाएगा किसी को भी अगर वो सेक्स करने के लिए तैयार है तो। और बहुत हल्ला कटा था इस पे, बहुत कई लोगों ने इस पे कहा था, बेशर्मी भी उतरा है सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीज। पर सेक्स एक नीड है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को सपोर्ट किया, ना कि उसको गलत तरीके से डिफाइन किया। और आजकल इतने अवेयर हो जाते हैं, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया है कि लोग 14-15 साल की उम्र में अवेयर हो जाते हैं कि अपने लिए सेक्स पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए पॉस्को तो आप पे लगना मुश्किल है। आपका वकील आपको मिसगाइड कर रहा हो तो दबिएगा मत, पॉस्को लगाना बहुत मुश्किल है। म्यूचुअल कंसेंट आपको किसी तरह से, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी समझ से किसी तरह से आप लोगों ने संभोग किया है, वो चीज आपको साबित करनी पड़ेगी। और वो इस तरह से हो सकती है कि 2 साल का अगर वो 3 साल का दावा कर रही है, तो ये चीज है। दूसरी चीज कि आपने अगर शादी की बात करके
उसके साथ संबंध बनाए हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट आ चुके हैं और कई हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिए हैं कि शादी की का वादा करके संभोग करना किसी लड़की के साथ वो रेप की श्रेणी में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो जजमेंट से जाके लगा दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता इस केस से बाहर आने के लिए। पर पॉस्को से बचने के लिए आपको लड़की की उम्र सही बतानी पड़ेगी। लगेगा नहीं पॉस्को, क्योंकि 16 साल की उम्र में से ही लड़की सेक्स कर सकती है, लड़का सेक्स कर सकता है, अपना सेक्स पार्टनर ढूंढ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, बहुत लेटेस्ट है। कुसुम चौधरी कह रही हैं कि सर 3 साल से केस चल रहा है डाइवोर्स का, अब तक खत्म नहीं हुआ है और एडवोकेट उस पार्टी से मिलकर खींच रहा है। देखिए कुसुम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि खींच रहा है। आप लोग मेहनत करते नहीं है अपने केस में, वकील के साथ सोच लेते हैं कि जैसे हम रेस्टोरेंट में पैसा देते हैं, ऑर्डर जो बोलते हैं वैसा हो जाता है। नहीं, ये जुडिशियरी सिस्टम है इंडिया का, यहाँ केस खींचना ही सबसे बड़ी बात है। और एक बात ध्यान रखिएगा, तारीख पे तारीख, जो एक डायलॉग फेमस हुआ था सनी देओल का, उसके पीछे इंटेंशन वकील की होती है, जज की नहीं होती। अगर वकील चाहे तो हर 3 दिन के अंदर तारीख ले सकता है, ये वकील के पास इतनी पावर होती है। जज कुछ नहीं कर सकता, तरीका होता है, टैक्टिक्स होती है, ट्रिक्स होती हैं। तो आपको अगर इस सारे सिस्टम से बचना है तो अपने वकील को कंट्रोल कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है ये कि 2 काउंसलर्स मिलके दोनों पार्टियों को बेवकूफ बनाते हुए कई सालों तक केस लड़वाते हैं। मैं हर किसी की बुराई यहाँ नहीं करता हूँ, पर जनरली ये सिनेरियो देखा जाता है। जिस तरह से बहुत सारे अधिकारी ज्यादातर हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार करते हैं, वैसे ही परिपाटी हमारी जुडिशियरी सिस्टम में भी है। और मैं उसकी खुल के बुराई करता हूँ, आलोचना करता हूँ, क्योंकि आंखों देखा हाल आपको दिखाया जा सकता है। कोई वकील आपके झूठे केस को जीतने का दावा नहीं कहेगा और यही कहेगा कि कोर्ट तो वकील जो है कहेगा कि कोर्ट तो लड़की का ही साथ देता है, कानून तो लड़की के साथ ही है। पर ये गलतफहमी है दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचिए। इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं, तभी मेरे यहाँ चैनल पर आकर आप लोग अपने लिए कुछ उम्मीद देख पाते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए आपका मजा लिया जाता है। एक कवि सिंह जी हैं, इनका कोई सवाल नहीं है, ये अलग ही तरीके की एक बात कर रहे हैं। सर ये जजमेंट की पुष्टि कैसे हो? जो मेरा चाइल्ड कस्टडी वाला एक वीडियो आया था उसके नीचे इनका कमेंट आया था, आप बताइए जो आपने कहा वो सही है क्या? देखिए कवि सिंह जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से वीडियो बनाता हूं और ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तैयारी करके आना पड़ता है। इतना मेरा फैन फॉलोइंग है आज के टाइम में। फेसबुक पे आप शोर ग्रुप पे जाके देखिए, वहां पर 5000 प्लस मेरे पास आज के टाइम में मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। इसी तरह से टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप बना हुआ है जो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास पहुंचने वाला है, और मैं चाहूँ तो इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ। पर जानबूझ के मैंने यूट्यूब लिंक के नीचे मेरे टेलीग्राम लिंक को छोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ। और मैं उस ग्रुप का हर बंदा जानता है कि मैंने अगर ये बात बोली है तो पता नहीं कितनी बार वो जजमेंट मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। तो जी बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी है और मैं जानता भी हूँ कि मैंने क्या कहा है और कैसे कहा है। सिर्फ दिक्कत यह है कि यहाँ पर मैं जजमेंट्स के बारे में नहीं बताता हूँ, उनके नाम नहीं लेता हूँ, उनकी कॉपीज नहीं देता हूँ। उसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो मैं यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और फिर लगातार आप क्वेश्चन पूछिए। अगली बार फिर Q&A में मैं इस तरह से आपके क्वेश्चंस दूंगा और आपका जवाब देता रहूंगा। थैंक यू।